हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल सिविल क्रैकर। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कंपनी के अधीन गवर्नर एवं गवर्नर जनरल को। इसके अंतर्गत हम लोगों ने सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव को पढ़ लिया है और इसके बाद क्या पढ़ा है, वारेन हेस्टिंग्स को भी पढ़ लिए हैं। और देखिए तीसरे नंबर पे आते हैं कौन, सर जॉन मैफरसन, जो कि 1 वर्षों के लिए ही सिर्फ आते हैं और यह अस्थायी गवर्नर जनरल थे। और इसके बाद किसका नंबर आता है, देखिए चौथे नंबर पे आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। तो देखिए हम इस वीडियो में किसके बारे में पढ़ेंगे, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। अच्छा, इसके बाद 5वें नंबर पे कौन आते हैं सर जॉन शोर। जॉन शोर ने क्या किया था, अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। इसका मतलब देखिए हम पहले भी बता चुके हैं। तो जॉन शोर ने क्या अपनाई थी, अहस्तक्षेप की नीति। अच्छा, इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, लॉर्ड वेले जली के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए आज इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेन रूप से लॉर्ड कॉर्नवालिस के पढ़ेंगे और फिर लॉर्ड वेले जली के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग इनको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ से है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अच्छा, इसका कार्यकाल क्या था, 1786 से 1793, और इसके बाद दूसरी बार फिर आया था 1805 ईस्वी में। लेकिन होता क्या है, 1805 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु हो जाती है। अच्छा, इसकी मृत्यु कहाँ होती है, यहीं पर होती है, अपने इंडिया में ही हो जाती है। और इसकी कब्र कहाँ पे बनाई गई है, इसकी कब्र बनी है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में। अब हम इसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे कि अच्छा इसने क्या क्या किया था भारत में। तो देखिए सबसे पहले इसने क्या किया था कि प्रारंभ में ज़िले के सभी अधिकार इसने किसको दिए, कलेक्टर के हाथों में दिए। अच्छा भाई, ज़िले के सभी अधिकार का क्या मतलब हम समझें। तो देखिए उस समय क्या होता था ना कि 2 अधिकार मेन होते थे। एक कौन सा होता था, एक राजस्व वसूलने का होता था, और दूसरा क्या होता था कि न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, मतलब न्यायालय का कार्य कौन करता था। तो ये कार्य भी कलेक्टर कर रहा है, ये कार्य भी कलेक्टर कर रहा है। स्टार्टिंग में जब ये आया लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो इसने दोनों कार्य किसको दिए, कलेक्टर के हाथ में दिए। अच्छा, इसके बाद इसने क्या किया था, इसने किया था जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर भ्रमणशील अदालतों का गठन कर दिया था। अच्छा, ये भ्रमणशील अदालत कौन थे, तो देखिए इसने 4 अदालतों का निर्माण किया था। 3 किसके लिए किया था, 3 बंगाल के लिए किया था और एक किसके लिए किया था, एक बिहार के लिए किया था। अच्छा, ये 3 बंगाल के लिए जो किया था, ये कहाँ कहाँ पे थे, देखिए एक था कलकत्ता, दूसरा था मुर्शिदाबाद, तीसरा था ढाका, और जो बंगाल के लिए किया था ये कहाँ था, पटना में। तो इस तरह 4 अदालतों का निर्माण इसने किया था। ये अदालतें क्या करती थी, समय समय पे दौरा करती थी और वहाँ पे जो मामला होता था उसको देखती थी, उसको सुनती थी, फिर उस पर न्याय करती थी। अच्छा, अब इसके बाद इसने क्या किया था, देखिए 1793 ईस्वी में इसने क्या किया था, अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की थी। देखिए होता क्या है ना कि जमींदारी प्रथा जो थी वो 1790 ईस्वी में स्टार्ट की गई थी, लेकिन जो 1793 ईस्वी में होता है, इस समय इसको क्या कर दिया जाता है, अस्थाई कर दिया जाता है। जब अस्थाई कर दिया जाता है तो इसका नाम हो जाता है अस्थाई बंदोबस्त। देखिए अस्थाई बंदोबस्त को हम लोगों ने ब्रिटिश की शोषणकारी नीतियों में जो प्लेलिस्ट बना है इस नाम से, उसमें बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ा है। जिन लोगों का क्लियर ना हो वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, इसने क्या किया, इसने किया भारत में नागरिक सेवा का जनक किसको बोला जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत में नागरिक सेवा का जनक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद क्या है, 1793 ईस्वी में इसने कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया था। अच्छा, ये कॉर्नवालिस कोड क्या है भाई, ये देखिए यह शक्तियों के पृथक्करण के नियम पर आधारित है, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर के नियम पर आधारित है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हो गया ना कि ये जो कलेक्टर था, इसको कौन से अधिकार इसने स्टार्टिंग में दिए थे, राजस्व वसूलने के भी अधिकार दिए थे, न्याय करने के भी अधिकार दिए थे। तो सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि जो कॉर्नवालिस कोड है, इसमें क्या कर दिया कि इसने सबके अधिकार अलग अलग कर दिए। कि इसमें क्या फिर कर दिया कि जो कलेक्टर है ना, उसको सिर्फ क्या करना, सिर्फ वो राजस्व इकट्ठा करे, न्याय से उसको मतलब नहीं है, न्याय वाला उसका जो अधिकार है काट दिया था। तो इस तरह हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। देखिए ये सारी चीज़ें ना एक बार फिर से हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, लेकिन यहाँ पे चूंकि टॉपिक में था तो हमने सोचा एक बार फिर से हो जाए, कम से कम रिवीजन ही हो जाएगा। तो अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड वेले जली के बारे में, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए लॉर्ड वेले जली के बारे में तो एक चीज़ बहुत फेमस है, वो क्या है, सहायक संधि। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सहायक संधि का विकास, मतलब इसने सहायक संधि का विकास किया था। इसका मतलब क्या है, सहायक संधि प्रारंभ नहीं किया था। अच्छा, सहायक संधि प्रारंभ किसने किया था, तो सहायक संधि प्रारंभ किया था डुप्ले ने।
अच्छा, डुप्ले कौन था? देखिए, डुप्ले के बारे में हम लोगों ने बहुत ही विस्तृत और बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ा है। तो डुप्ले कौन था? यह फ्रांसीसी गवर्नर था। अच्छा, इसके बाद देखेंगे कि हम सहायक संधि जो वेले-ज़ेली की सहायक संधि थी। अच्छा, एक चीज़ और है कि सबसे पहले सहायक संधि किसके ऊपर लगाई गई थी? तो वो उसका आंसर क्या हो जाएगा? अवध के ऊपर लगाई गई थी। कब? 1765 में। और देखिए, ये जो सहायक संधि है ना, ये वेले-ज़ेली की सहायक संधि है। अब हम थोड़ी सी वेले-ज़ेली की सहायक संधि की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझेंगे कि सहायक संधि थी क्या? तो देखिए, सहायक संधि क्या थी ना कि ये वेले-ज़ेली की एक ऐसी रणनीति थी, मतलब एक ऐसी नीति थी जिसके अंतर्गत यह क्या करता था कि भारतीय जो रियासत होते थे उनको ब्रिटिश सत्ता के अधीन कर लेता था। मतलब जो भी सहायक संधि, जो भी रियासत सहायक संधि को स्वीकार कर लेते थे, वे कहीं न कहीं ब्रिटिश सत्ता के नियंत्रण में आ जाते थे। अच्छा भाई, ये करने के लिए इसके पास क्या क्या रीज़न थे? मतलब ऐसा ये कर क्यों रहा था? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसको अपने क्षेत्र का विस्तार करना था। मतलब जो भी ब्रिटिश क्षेत्र थे उसका विस्तार करना था। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो यह है कि यूरोप में इस समय किसका शासनकाल था? नेपोलियन का। नेपोलियन कौन था? देखिए, फ्रांस का था ये। और नेपोलियन क्या कर रहा था कि नेपोलियन यूरोप में बहुत सारी राज्यों को, बहुत सारे देशों को जीत रहा था और एशिया तक चलाया था जीतते जीतते। तो यहाँ पे इंग्लैंड में क्या हुआ कि यहाँ इंडिया में क्या हो गया कि जो ब्रिटिश थे ये बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो गए कि अगर नेपोलियन इधर आ गया इंडिया में तो फिर यहाँ भी किसी को छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए क्या कर रहे थे अंग्रेज़, यानी कि वेले-ज़ेली, यह अपने राज्य का ज़्यादा से ज़्यादा फैलाव कर रहा था कि जितने ज़्यादा राज्य हमारे, जितने ज़्यादा एरिया हमारे कंट्रोल में रहेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। तो अब हम पढ़ेंगे क्या कि सहायक संधि के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए थे। इन सारी चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात क्या थी? भारतीय रियासत ब्रिटिश सत्ता के अधीन आ गए इस संधि के अनुसार। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है कि रियासत की विदेशी शक्ति समाप्त हो गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो भी रियासत सहायक संधि स्वीकार करेगी या फिर जिस रियासत के ऊपर सहायक संधि थोपा जाएगा, अब वह युद्ध और संधि नहीं कर सकता है। जैसे किसी दूसरे रियासत से या फिर किसी विदेशी व्यक्ति से युद्ध और संधि नहीं कर सकता है। हाँ, अगर इस रियासत को किसी दूसरे रियासत से कोई भी बात करनी है तो वह ब्रिटिश अधिकारी के माध्यम से बात करेगी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, कहीं न कहीं क्या कर रहे हैं, इस रियासत को ये अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद क्या दूसरी बात क्या है कि रियासत में अंग्रेज रेजिडेंट के अधीन ब्रिटिश सेना अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब कोई रियासत है, यहाँ पर क्या रहेगा, एक अंग्रेज रेजिडेंट रहेगा और क्या रहेगा, सेना भी रखी जाएगी भाई। लेकिन वो सेना किसके अधीन रहेगी? ये ब्रिटिश रेजिडेंट के अधीन रहेगी, मतलब ब्रिटिश के अधीन रहेगी। अच्छा, और इस सेना के खर्चे कौन देगा? तो इस सेना के जो खर्चे हैं यही रियासत ही देंगे। और सेना किसके अधीन है? ब्रिटिश के अधीन है। अच्छा, इस सेना के खर्चे कैसे दिए जाते थे? तो देखिए, जिसके पास भूमि ज़्यादा होती थी तो वो क्या करता था, उससे ये लोग भूमि लेते थे। और जिसके पास भूमि कम होती थी उससे क्या लेते थे? पैसे लेते थे। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे जिससे पैसे के बदले में भूमि लेते थे ना, उसके साथ ये चीज़ थी कि जैसे अगर मान लो 30 लाख रुपए का कर हुआ है, इनको 30 लाख रुपए लेने हैं, तो जब वो भूमि लेते तो भूमि वो 50 लाख के बराबर की लेते थे। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं न कहीं ये जो भारतीय रियासत है उनका शोषण कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद और क्या है कि रियासत के आंतरिक मामले के अधीन ब्रिटिश का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये देखिए कितनी अच्छी बात कर दी इन्होंने कि मतलब रियासत के आंतरिक मामले के अधीन ब्रिटिश का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अच्छा, आप हमें एक बात बताइए कि अगर आपके घर में कोई ऐसा नया व्यक्ति आ जाए जो आपसे काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो, तो आप बताइए कि उसका हस्तक्षेप रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? हस्तक्षेप के लिए ही तो आया है, उसीलिए तो रेजिडेंट को रखा गया है। तो देखिए एक बात ये भी था, इसका एक प्रावधान था। अच्छा, और कौन सा प्रावधान था? एक प्रावधान और था कि कंपनी राज्यों की प्रत्येक प्रकार से शत्रुओं की रक्षा करेगी। मतलब जब इतनी सारी चीज़ें रियासत के ऊपर थोप दी गई हैं तो चौथी बात क्या कर दी गई है कि कंपनी राज्यों की प्रत्येक प्रकार से शत्रुओं की रक्षा करेगी। अच्छा देखिए, अब हम आपको एक बात और बताते हैं कि था क्या कि जैसे जो भी रियासत थे, छोटे बड़े जो भी, जिनके पास थोड़े इनकम थे, पैसे थे, राजस्व वजस्व, जो मतलब जो खेती बाड़ी ठीक ठाक करते थे, उनके ऊपर क्या होता था, उनके ऊपर कहीं न कहीं सहायक संधि थोप दी गई।
अच्छा, और यहाँ पे क्या हुआ, सबके पास एक एक रेजिडेंट भी रख दिया गया, ब्रिटिश सेना भी रख दी गई। तो जब इनके पास बीच में रेजिडेंट है, ब्रिटिश सेना है, इनके पास भी रेजिडेंट है, ब्रिटिश सेना है, इनके पास भी रेजिडेंट है, ब्रिटिश सेना है, तो क्या वे आपस में युद्ध करेंगे? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन देखिए एक लाइन इसमें भी तो हो गया था, मतलब एक प्रावधान ये भी कर दिए थे कि अगर कोई शत्रु आपके ऊपर आक्रमण करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। अच्छा, एक चीज़ इन्होंने और भी बहुत ही सही चीज़ कर दी थी इसमें, कि ये जो रियासत होते थे ना, ये किसी भी यूरोपीय व्यक्ति को अपने यहाँ नहीं रख सकते थे काम पर, मतलब अधिकारी के रूप में या फिर किसी भी सैनिक के रूप में कोई रियासत अपने यहाँ नहीं रख सकता था। अच्छा, इनको ये बात डर था ना कि जैसे जो यूरोपीय थे उसमें बहुत सारे फ्रांसीसी भी थे, कि क्या पता अगर कोई फ्रांसीसी किसी रियासत में घुस गया और वह अपना दिमाग लगाने लगा तो फिर चलो अंग्रेजों के लिए भाई प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो देखिए इस तरह क्या था, सहायक संधि की इतनी सारी बातें थी। अच्छा, अब हम यह देखते हैं कि सहायक संधि से किसको लाभ हुआ था, क्या क्या लाभ हुआ था। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश को क्या लाभ हुआ था, तो देखिए ब्रिटिश को तो लाभ ही लाभ था। क्या लाभ था कि अब उसके नियंत्रण में बहुत सारे क्षेत्र आ गए थे। दूसरी बात यह भी थी कि भाई सेना तो किसकी है, ब्रिटिश की है, और उसके खर्चे कौन देगा, रियासत देंगे। अच्छा, और तीसरी बात क्या है, तीसरी बात तो यह है ना कि जो रियासत के पहले सैनिक थे, अब वे सैनिक बेचारे कहाँ जाएंगे, उनके पास तो भुखमरी की समस्या आ जाएगी। तो इस तरह हम क्या देख रहे हैं कि जो सहायक संधि थी कहीं न कहीं यह भारतीयों के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्या थी, इनके लिए तो मज़े ही मज़े थे। अच्छा, अब इसके बाद हम यह देखेंगे कि यह सहायक संधि कब किसके ऊपर लगी। तो देखिए सबसे पहले किसके ऊपर लगी, हैदराबाद के ऊपर। अच्छा, जब हम लोग इसके पहले पढ़ रहे थे कर्नाटक का युद्ध, तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो हैदराबाद में शासक कौन होता था, निजाम। निजाम क्या होते थे, अवसरवादी होते थे। अच्छा, इनको जहाँ भी थोड़ा भी प्रॉफिट लगता था ये उसी तरफ हो जाते थे। तो इनको लग रहा था कि जो अंग्रेज है ना ये काफ़ी मजबूत हो गए हैं, तो इन्होंने सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार कर ली। अच्छा, दूसरे नंबर पर कौन था, मैसूर तंजौर। कब हुआ था, 1799 ईस्वी में। अच्छा, मैसूर पे क्यों हुआ था, तो देखिए मैसूर में दूसरे नंबर पे इसलिए हो गया था कि यहाँ पे टीपू सुल्तान था। जब तक टीपू जिंदा था, वेलेजली ने इसको कई बार पत्र लिखा कि ऐसा है कि आप सहायक संधि स्वीकार कर लो, लेकिन टीपू ने सहायक संधि नहीं स्वीकार की। देखिए इन सारी बातों को ना हम लोगों ने बहुत अच्छे से मैसूर के युद्ध में पढ़ा है, तो उसने नहीं स्वीकार की थी। लेकिन जब टीपू की मृत्यु हो गई तो उसके ऊपर भी क्या हुआ, सहायक संधि थोप दी गई। तो देखिए इस चीज़ को ना बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसको अरेंज करने के लिए देता है। तो पहले कौन था, हैदराबाद, कब, 1798। दूसरा मैसूर और तंजौर, कब, 1799। तीसरे नंबर पे अवध और पेशवा 1801 है। इसके बाद आता है बरार और भोंसले 1803 है। फिर आते हैं सिंधिया 1804। इसके बाद देखिए जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी, भरतपुर, ये सारे आते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसके बारे में और है, लॉर्ड वेलेजली के बारे में एक चीज़ और है। वो चीज़ क्या है कि यह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। बंगाल का शेर भाई था भी। अरे अब इतने सारे भारतीय रियासतों को अपने नियंत्रण में कर लिया है तो शेर वाला काम तो किया ही है। तो यह स्वयं को क्या कहता था, बंगाल का शेर। अच्छा, इसने एक काम और भी किया था। क्या किया था भाई, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। अच्छा, इस फोर्ट विलियम कॉलेज में क्या किया जाता था, इस फोर्ट विलियम कॉलेज में जो भी सैनिक होते थे, जो भी अधिकारी होते थे, उनको प्रशिक्षित किया जाता था। अच्छा, प्रशिक्षित क्यों किया जाता था, क्योंकि भाई ये जो सहायक संधि है ना, ये कोई छोटी चीज़ नहीं थी। इतने सबके ऊपर जो है शासन करना है ना, तो जब तक बहुत अच्छे से प्रशिक्षित नहीं आ जाएंगे यहाँ पे अधिकारी, तब तक कैसे काम चलेगा। हालांकि इसमें खर्चे बहुत ज़्यादा लगते थे, इसलिए फोर्ट विलियम कॉलेज को आगे चलकर बंद कर दिया गया था। अच्छा, इसने एक काम और भी किया था कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था ना, इसको जीत लिया था लॉर्ड वेलेजली। अच्छा, इसमें हुआ क्या था, इसमें जो टीपू सुल्तान था उसकी मृत्यु हो गई थी। तो देखिए इस तरह हम लोगों ने क्या पढ़ा, इस तरह हम लोगों ने कॉर्नवालिस को पढ़ लिया और लॉर्ड वेलेजली को पढ़ लिया। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी इसके आगे का टॉपिक जो हमारा है ना वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।